हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आज के सेशन में आपके आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट के यूनिट 11 ऑनवर्ड्स। मॉड्यूल बी का यूनिट 11 टू 16 हमारा पेंडिंग है। हम कोशिश करेंगे ये सारे यूनिट्स को हम साथ आज कर पाए। वैसे यूनिट 14 बहुत ज़्यादा बड़ा है, लगभग 90 स्लाइड्स उसी पर ही हम स्पेंड कर देंगे। तो लेट्स सी हाउ वी गो। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 11 and then we'll see how we'll be able to take things forward. Plus, जब हमने लास्ट सेशन किया तो हमने यूनिट 7, 8, 9, 10 के एमसीक्यूज जो आपके मैकमिलन में दिए हुए थे वो नहीं करे थे, कंसेप्ट्स कर लिए थे। तो एक बारी क्विकली हम एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि हम अपने कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर पाए और फिर हम यूनिट 11 के कंसेप्ट से पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, यूनिट 7 हम कंसेप्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं 5 to 10 यूनिट्स इन द लास्ट सेशन। आज हम यूनिट 7 करेंगे। एमसीक्यूज 8 के एमसीक्यूज, 9 के एमसीक्यूज और 10 के एमसीक्यूज जो हम कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पे कर रहे हैं और फिर हम यूनिट 11 से चालू करेंगे। ठीक है, क्रेडिट स्कोरिंग आपका यूनिट 7 था, वहां पर हम यूनिट 7 को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। Credit scoring models are based on dash of applicants, default on previous credit transaction, payment behavior or payment history, previous searches or inquiries या annual income. Okay. क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल से एनुअल इनकम का कोई लेना देना नहीं है गाइस। है क्या कोई लेना देना? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट बिहेवियर है, previous searches and inquiries भी हैं। The 1, 2 and 3 are we are able to see it in the D option, therefore this is going to be the right. Okay, next question. The most common mistake in credit score will be due to confusion of error names, ह्यूमन इनपुट एरर्स एंड आइडेंटिटी थ्रेफ्ट। ये तीनों के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है कि ये तीनों ही कारण से मिस्टेक्स हो सकती है क्रेडिट स्कोर में, एंड देयरफॉर द आंसर इज येट अगेन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a credit information company approved by RBI? CRISIL है, नो सॉरी CRISIL नहीं है। CRISIL तो इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो सिबिल है, एक्सपीरियन है और इक्विफैक्स है। जब हमने ऑप्शन देखे तो क्रिसिल मुझे एकदम सिबिल जैसा लगा। ऐसा हम एग्जाम में भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शंस को माइंडफुली ओपन माइंड के साथ पढ़ना है। ठीक है, और नॉट पूछ रहा है इसलिए ए ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following parameters Which one of the following parameters the credit information company normally give higher weightage? New credit, length of credit history, own amount owed and payment history। तो सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कि आप पहले जो पैसे लिए थे वो कैसे वापस करें। उसमें दिक्कत परेशानी दी है, डिफॉल्ट हुए हैं, बैंक के लिए एनपीए हुआ है, ऑफ कोर्स लोन नहीं मिलेगा। यस, अब यूनिट 8 के भी मैकमिलन बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स जो हमें दे रखे हैं इस यूनिट 8 के अंदर। यूनिट 8 में लायबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट 9 में असेट प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो लेट्स सी क्विकली क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, द बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस इन सेविंग अकाउंट but no interest is being paid in current deposit. However, the requirement of minimum balance stipulated by a bank in current account is more as compared to saving. Now, this is because the transaction cost in a current deposit account is more than saving bank due to provision of unlimited number of transactions being allowed in current deposit by bank. हाँ, ये तो reason है ना, करंट अकाउंट में आप n number of transactions कर सकते हो। करंट डिपॉजिट इज नॉट प्रेफर्ड बाय बैंक बिकॉज इट इज हाईली वॉलेटाइल। दैट्स नॉट द रीजन। इसका तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो चाहिए, बैंक चाहता है ये रहे। It is the discretion of the bank whether to pay interest on current deposit or not. No, there is no interest that is being paid on current account. Payment of interest on current deposit depends on individual bank's policy. Again, that's not correct. So the correct answer that we are able to see here is A. Yes, A would be the right answer in the question number 1.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल अ टर्म डिपॉजिट और एफडी में बी पेड इन कैश, द अमाउंट इज मैच्योर्ड अमाउंट इज लेस देन 20,000, ओके, क्योंकि मोर देन 20,000 तो कैश में होता नहीं है पे, ठीक है। अप टू 20,000 नहीं, मोर देन 20,000 नहीं। Banks can pay any amount after being satisfied of the genuineness and integrity of the customer. Again, पैन कार्ड लगता है 20,000 या उसके ऊपर ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। तो आंसर इज ए once again. Next question. Reverse sweep facility is in two-in-one account is applicable on. रिवर्स स्वीप फैसिलिटी किसमें अवेलेबल है? लास्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट की लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो गाइस दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक अ नोट ऑफ। हमने इसके बारे में कंसेप्ट जब हम समरी पढ़ रहे थे तब नहीं लिखा था। लीफो मेथड, लीफो बेसिकली रिवर्स स्वीप रहता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो ऐसे आता है ना, जैसे 1 2 3 4, है ना, तो सबसे लास्ट कौन सा आया? ये लास्ट आया तो इसे हम फर्स्ट आउट करेंगे। ये लास्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। रिवर्स स्वीप फैसिलिटी जो है टू इन वन अकाउंट, इन टू इन वन अकाउंट इज एप्लीकेबल ऑन, जो पहले जो अभी अभी आया है, मतलब जैसे इनका हर महीने जो पैसे आ रहे हैं, लेट्स से 50,000 मैंने बोल रखा है छोड़ दो, बाकी जो भी मेरे पैसे एक्स्ट्रा हो आ रहे हैं उसकी एफडी बना दो, लेट्स से, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक दिस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट इन पर्टिकुलर पीरियड इज लेस देन एफडी, सेम एज एफडी, मोर देन एफडी, कम होगी एफडी, क्योंकि एफडी में टेन्योर ज्यादा रहता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहने वाला है, पर जो आप पैसे आते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट मंथ में 500 है, नेक्स्ट 1,000 है, फिर 1,500 है, तो पहले 500 पे मिलेगी ब्याज, फिर 1,000 मिलेगा, फिर 1,500 में मिलेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम, इट इज सेम एज एफडी, okay. Take a note of this one, because from here all of these questions are something that I'm purely doing from Macmillan. इसमें कोई भी मेरे इनपुट्स नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम डिस्कसिंग, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज असेट, रिटेल असेट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चंस देख, ठीक है। तो ये चलो फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, home loans are sanctioned by banks for the following purposes such as purchase or construction of house, purchase or construction of flat, purchase of land and construction, addition to existing house. Actually all of it can be taken care of when we are talking about home loan, है ना। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। आंसर क्या होने वाला है? ऑल ऑफ द अबव हैपेंस टू बी इन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो लोन्स आर गिवन बाय बैंक्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस सच एज, नई गाड़ी के लिए, पुरानी गाड़ी के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, या ये सारे ही सही हैं? सारे सही हैं फिर से ना। ऑल ऑफ दीज आर सम, दिस कैन बी अ पर्पस फॉर ऑटो लोन। Yeah, next question. Personal loans are sanctioned by banks based on salary in case of employees, monthly or annual income in case of business persons, number of years of service in the business. खाली 1, खाली 2 और 3, खाली 1 and 3, या ये सारे ही? एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड तो लेंगे ही हम, है ना। इसके अलावा कितना समय हो गया आपको काम करते हुए, उसकी बेसिस पे देखा जा सकता है कि आप आने वाले समय में कैसे काम करने वाले हैं। तो डी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन अगेन, सारे ले लेंगे, ठीक है। रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ बैंक्स आर डिजाइन टू सोर्स रिटेल asset business, process retail loans, do the valuation or legal opinion wherever necessary, release a loan either at the end or advise sanction to branches. Okay, so we haven't talked about it in detailings of these centers. तो ये centers actually सारे ही काम करते हैं, चाहे वो सोर्स करना है लोन को, ठीक है, चाहे प्रोसेस करना है इस लोन को, चाहे वैल्यूएशन निकालनी है, या लीगल फॉर्मेलिटीज अगर कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट है तो वो देखनी है। द आंसर वुड बी डी इन हेयर, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 10 और इसके बाद हम यूनिट 11 के कंसेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। Here is a question on the screen. Types of credit cards issued by bank in general are silver card, okay, gold card, okay, platinum card, okay, and titanium card, okay. So what's going to be the right answer?
ये सारे ही कार्ड्स हैं जो इशू करे जाते हैं, है ना, ये सारे ही कार्ड्स हैं जो बैंक्स देते हैं। आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स अवेलेबल generally in all types of cards are facility for payment of purchases. Firstly, to withdraw cash from ATM to a fixed limit, reward points for usage of card, or cashback offers and certain limit for purchase is made. I think all of this is what we do on credit cards and sometimes debit cards also. इसलिए आंसर क्या होने वाला है सेकेंड क्वेश्चन का? D. The characteristics of debit cards are payment for purchase and directly debited into the account. Okay. Cash withdrawals through ATMs are debited to the accounts. Immediately. Okay. Payments made for purchases or usage will be debited subsequently after a certain period. Certain period वाली कहानी क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए नहीं है। तो 1 और 2 तो सही है, बट इट शुड नॉट बी नो डेबिट कार्ड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन पीरियड। यहाँ पर हम बात करने लग जाएंगे क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? द आंसर इज गोइंग टू बी 1 and 2. 1 and 2 happens to be in C. Okay, next question. Payment default risk बोले तो chance of failure to pay the card dues is embedded in debit cards, credit cards, both A and B और A B. सिर्फ B में ही होगा ना, क्रेडिट कार्ड्स में ही होगा। ठीक है, और जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं, वैसे तो क्रेडिट कार्ड चूज करना है, बट अपन को ऑप्शन जो बचे हैं, मतलब क्योंकि ओनली बी भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम ओनली बी विल इज व्हाट वी आर गोइंग टू चूज। ठीक है, भारत क्यूआर इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई इन कोलैबोरेशन विद मास्टरकार्ड एंड वीजा। दोनों कॉम्बिनेशन से भारत क्यूआर बना है। इसके बारे में ज्यादा अच्छे से हमने बातचीत करी है। ओके, so what we choose here? Mastercard, okay, Visa, okay, MX, no, the answer is both. भारत क्यूआर एनपीसीआई के साथ। ठीक है, चलिए आइए फिर अब यूनिट 11 से कंटेंट पढ़ना शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, टिपिकली जिनकी रेगुलर इनकम होती है। फोकस रहता है स्मॉल इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स को नो केटर करने में, ऑफर बैंकिंग सोल्यूशन जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे। अब दो मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो पैसे भेजने के हैं, जो रेमिटेंसेस करने के लिए हैं, जो बैंक्स के द्वारा इस्तेमाल करे जाते हैं, वो रहता है, एक रहता है लोकल पेमेंट्स के लिए, एक रहता है आउट स्टेशन पेमेंट्स के लिए। ठीक है, एक रहता है लोकल पेमेंट्स के लिए, एक रहता है आउट स्टेशन पेमेंट्स के लिए। वैसे तो हम डीडी और बैंकर्स चेक के बारे में पीपीवी में भी पढ़ कर आए हैं, बट यहाँ पे प्रिसाइजली बता रखा है कि जब आप लोकल पेमेंट कर रहे हैं तो आप बैंकर्स चेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने कुछ स्टेशनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, कोई सैनिटरी आर्टिकल्स है, रिक्वायरमेंट छोटे छोटे आर्टिकल्स जो आपको चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, उन सबके लिए आप बैंक से चेक ले सकते हैं लोकल बेसिकली। और जब भी आउट स्टेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट रहेगा डिमांड ड्राफ्ट। ओके, डीडी इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन, जहां पर प्रायर अरेंजमेंट करना पड़ता है। बेसिकली व्हाट हैपेंस है, डीडी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। एक ब्रांच ऑफ अ बैंक से अनदर के ऊपर अनदर ब्रांच ऑफ सम अदर बैंक पे बनाया जाता है, जहाँ पे पेमेंट लेटर ऑन डेट पे दी जाती है। कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी रहता है, या फिर कोई सर्टेन पर्सन, कोई जैसे मान लेते हैं कोई कॉलेज की फीस देनी है लेट्स से, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट का जैसे आपने एग्जाम का ही फॉर्म भरना था लेट्स से। ओके, तो जो ड्राफ्ट है एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज है।
ओके, बैंक ड्राफ्ट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इज नॉट अ चेक एज सच। तो यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जहाँ से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। कि डीडी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है, बट सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत ये चेक नहीं है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करें तो आरबीआई ने नेसेसरी रेगुलेशंस रखे हैं ताकि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो तो फुलफिल करी जा सके। यहाँ पर दो सेट ऑफ एक्सेस क्राइटेरिया है बैंक के पास। ओके, देयर आर टू सेट्स ऑफ एक्सेस क्राइटेरिया टू बैंक। सबसे पहले अपन के पास सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, देन वी हैव डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। अगर मैं सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे आरटीजीएस, एनईएफटी, एनईसीएस, एनईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। और यही अगर मैं चली जा रही हूँ डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के बारे में, सेंट्रलाइज्ड इज हैपनिंग एट जैसे एनपीसीआई लेवल। ओके, बट जैसे ही मैं डिसेंट्रलाइज पे चली जा रही हूँ, वी आर फोकसिंग ऑन क्लियरिंग हाउसेस एट एमआईसीआर सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स। यहाँ पर ध्यान इस बात का देंगे जब हम पेमेंट कर रहे हैं, इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीएसएसए, बोले तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ये 2007 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको बिल्कुल भी अपन को इग्नोर नहीं करना है। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जब हो रही है तो दो सेट ऑफ क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं आरटीजीएस के बारे में बात करती हूँ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इमीडिएटली मेरे अकाउंट से चिंग हुआ, आपके अकाउंट में चिंग हुआ। यस, फ्रॉम वन बैंक टू एनी अदर बैंक, रियल टाइम ग्रॉस बेसिस पे सेटलमेंट हो जाता है। रियल टाइम का मतलब होता है कि जिस समय इंस्ट्रक्शन गई है, प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन द टाइम दे आर रिसीव्ड, जैसी इंस्ट्रक्शन आई उसी समय प्रोसेस कर दिया गया। एनईएफटी ऐसे आधे आधे घंटे के बैच में चलता है, वैसा नहीं हो रहा है आरटीजीएस में। ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है कि सेटलमेंट जो है वो 1 to 1 बेसिस। मैंने इंस्ट्रक्शन दी तो मेरा ट्रांजैक्शन होगा, किसी और ने दी तो किसी और का ट्रांजैक्शन होगा। मैंने 3 बार इंस्ट्रक्शन दी तो 3 बार ये अलग अलग ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, 1 to 1 बेसिस रहता है ग्रोस सेटलमेंट का मतलब। अब हो सकता है यही दो स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में। There's a possibility. Okay, now since this color is not visible, let me choose a lighter one. Yeah. ठीक है, आपको रियल टाइम का मतलब भी बताना चाहिए, ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब भी बताना चाहिए। अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन बना रही हूँ मतलब मैं पक्का से ग्रॉस सेटलमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ तो इट इज गुड, इट इज अ गुड वन। नाउ आरटीजीएस जो है 1 to 1 बेसिस पे 24/7 है, 365 डेज है। आरटीजीएस ज्यादातर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए होती है, मतलब 2 लाख या उसके ऊपर के लिए। अगर आपको पीपीबी याद हो। ओके, यहाँ पर बोल रहे हैं इन इंडिया मोर देन 1,10,000 आरटीजीएस एनेबल्ड बैंक ब्रांचेस आर देयर। कितने हैं ये डेटा क्योंकि बुक में दिया हुआ है, इतने बैंक जो है वो आरटीजीएस काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, अमाउंट तो है वो 2 लाख ही है, बट यहाँ पे बैंक ब्रांचेस के बारे में बात हो रही है। आरटीजीएस के लिए हाई वैल्यू बोल रहे हैं ना। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स क्या, आरटीजीएस के सेफ है, कोई अमाउंट की कैपिंग नहीं है, रियल फंड ट्रांसफर है, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लग रहे हैं, 24/7 मंडे टू संडे अवेलेबल है। कस्टमर्स इनिशिएट कर सकते हैं रेमिटेंसेज जहां भी बैठे हैं वहीं से, चाहे घर बैठे हैं चाहे ऑफिस बैठे हैं, बस इंटरनेट चाहिए उनको और यू आर गुड टू, यू आर सॉर्टेड। ट्रांजैक्शन जो है वो लीगल बैकिंग के साथ है, आरबीआई से कोई टेंशन है नहीं। अब इनवर्ड चार्जेस, इन पैसे अगर आ रहे हैं आरटीजीएस से कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, बट जब जा रहे होते हैं तो पैसे लगते हैं। इसके बारे में पढ़ा है पीपीबी में, बट यहाँ पर हम ज्यादा बात उसके बारे में करनी है। आरबीआई ने ऑल बैंक डायरेक्ट किया सारे बैंक्स को कि कोई भी सर्विस फी या ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए अगर कुछ इंटरनेट वाया इंटरनेट आरटीजीएस कर रहे हो, वाया मोबाइल बैंकिंग कर रहे हो। आउटपुट ट्रांजैक्शन बातचीत हो रखी है यहाँ पर भी। So basically it was 24 point, sorry, what has just happened? I'm not sure, give me a moment. Something went wrong. Yeah, hi.
सॉरी, चलिए हमने पढ़ा था 24.50 पैसा प्लस जीएसटी, तो इसे मोटा मोटा 30 रुपए बोल रहे हैं, 2 लाख से 5 लाख रुपए, 5 लाख के ऊपर जो है वो 50+5 मतलब जीएसटी अगेन बोल रहे हैं, तो इट इज 30। 2 लाख से 5 लाख तक 30 रुपए से ज्यादा का आउटपुट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, एंड 5 लाख के ऊपर 55 रुपए से ज्यादा का आउटपुट ट्रांजैक्शन मतलब कॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बेसिकली जो फी आप चार्ज कर रहे हो एज ए बैंक। ओके, और मिनिमम में जैसे मैंने बताया आरटीजीएस में 2 लाख रहता है और कोई मैक्सिमम नहीं है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आप आरटीजीएस का इस्तेमाल कर। नेक्स्ट एनईएफटी की अगर हम बात करते हैं तो नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है जो कि एक अकाउंट से एक ब्रांच से दूसरे पैसे भेजने में हेल्प करते हैं। विद एन इंक्रीज फोकस ऑन ऑनलाइन बैंकिंग, एनईएफटी जो है काफी पॉपुलर है पैसे भेजने के लिए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली भी कर रहे हैं तो किसी भी जगह से किसी और जगह भेजा जा सकता है। इट हैज एलिमिनेटेड द नीड टू विजिट द ब्रांच, घर बैठे बैठे एट योर फिंगर टिप्स यू कैन। अगेन ये भी 24/7 365 डेज कर सकते हैं। ओके, अर्लियर एनईएफटी 24/7 तो था, बट देयर वर सम डेज रिस्ट्रिक्शन। ऑल्सो आफ्टर यूजुअल बैंकिंग आवर्स एनईएफटी चलता रहता है, ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन करता है, किसके थ्रू? एसटीपी के थ्रू, दैट इज स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन बना रही होती तो मैं ये पूछ लेती, या तो एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है, या एक बैंकिंग आवर्स के बाद कैसे होता है एनईएफटी। ठीक है, क्योंकि तो बैचेस में जाता है, आधे आधे घंटे की 24 बैचेस चलते हैं, 48 बैचेस चलते हैं, सॉरी। यस, ना कोई अपर लिमिट नहीं है जब आप एनईएफटी कर रहे हैं। ओके, यू कैन बिगिन विद एनईएफटी ट्रांजैक्शन, कोई 1 रुपए से भी कर सकते हो, ₹1 से भी आप कर सकते हो। इज ओनली वन सिंगल लिमिटेशन कि एक बार ये आप कैश मोड से अगर भेज रहे हैं, कैश मोड से एनईएफटी कर रहे हैं, बैंक में जाके कैश से कर रहे हैं एनईएफटी, तो 50,000 से ऊपर नहीं। दिस इज द ओनली लिमिटेशन। फ्रॉम हियर आल्सो एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हर एक बैंक पे जो टाइमिंग और सेटलमेंट है वो कुछ डिफरेंट हो सकती है। ऑर्डिनरीली अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रांस पैसे जो है सेम अकाउंट से एक्सपेक्ट हो जाते हैं विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, चाहे हम आधे आधे घंटे की बैचेस ही बोल रहे हैं। ओके, हाउएवर अलग अलग डिस्टेंसेस पे थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है, लोगों टाइम भी लग सकता है। ओके, जैसे हमने देखा 30 रुपए और 55 रुपए आरटीजीएस के केस में, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 5 लाख है उसके ऊपर। वैसे यहाँ पर भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे 2.5 लाख रुपए तक, सॉरी 2.5 लाख नहीं, 2.5 रुपए है, इट इज ₹2.5। 10,000 रुपए तक जो कर रहे हो तो उसमें 2.5 रुपए लगेंगे। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर रहे हो तो 5 रुपए का चार्जेस लग सकते हैं। 1 लाख से 2 लाख रुपए 15 रुपए, और 2 लाख के ऊपर 25 रुपए लगने वाले हैं। जो मिनिमम 30 रुपए थे 2 लाख रुपए पर आरटीजीएस है, वो यहाँ पर वहां जो मिनिमम थे या मैक्सिमम है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन जितना पीपीपी में मायने रखता था उतना ही यहाँ पर भी रख रहा है। ओके, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। जब मैंने आरटीजीएस बोला था उसमें जीएसटी इंक्लूडेड था। ओके, अब कुछ यहाँ पर हमने डिफरेंसेस देखे हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बीच में। यहाँ पे मिनिमम 1 रुपया है, यहाँ 2 लाख रुपए, यहाँ पे 1 रुपया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है, इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम ट्रांसफर इन दोनों पे तो कोई लिमिट नहीं है, बट आईएमपीएस पे जो मिनिमम आरटीजीएस का है वो आईएमपीएस का मैक्सिमम है। ये हाफ ईयरली बेसिस पे चलता है, ये रियल टाइम होता है, ये भी रियल टाइम होता है। वैसे आने के कोई पैसे नहीं लगते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस में, बट आईएमपीएस में बैंक खुद डिसाइड करता है। ओके, अब एनईसीएस के में सब हम सेंट्रलाइज पढ़ रहे हैं। एनईसीएस के हम बात करते हैं, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 यहाँ पर लेजिस्लेचर है जो एनईसीएस को भी टेक केयर करता है। आरबीआई और जो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट है, इसके अंतर्गत आप एनईसीएस करते हैं।
ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज बोले तो ईसीएस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो या पैसे रिसीव भी कर सकते हो। ये ऐसे भी हो सकते हैं कोई पीरियोडिक नेचर वाले ट्रांजैक्शन, से कोई सैलरी जानी है, कोई बच्चे की स्कूल की फीस जानी है, तो ज्यादातर जब बल्क पेमेंट होती है, बच्चे की स्कूल कैन ऑल्सो नॉट बी अ गुड एग्जाम्पल है, बट सैलरीज कैन बी गुड एग्जाम्पल है। जब बल्क पेमेंट हो रही होती है, कोई सैलरी जाना है, कोई इंटरेस्ट जाना है, कोई डिविडेंड जाना है, उन सब के लिए ईसीएस का इस्तेमाल करते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है अगेन आप पीपीपी में पढ़कर आए हैं। ओके। कोई टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ड्यूज, सेस, टैक्स कलेक्टर्स, लोन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कोई पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट होना है म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑल ऑफ दिस इज अंडर ईसीएस। नाउ ईसीएस में जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है दैट इज अंडर एनएसीएच, बोले तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो कि एनपीसीआई द्वारा ऑपरेट करा जाता है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, चलिए कैटेगरीज क्या है। लोकल ईसीएस है हमारे पास, रीजनल ईसीएस है अपन के पास, नेशनल ईसीएस है। बस तीन तरह की कैटेगरीज है, लोकल, रीजनल एंड नेशनल। लोकल जो है हमारे पास 81 सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री। डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी, ठीक है। हर एक ईसीएस सेंटर्स में जो ब्रांच है, ब्रांच कवरेज इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये लोकल है तो जोग्राफिकल कवरेज से रिस्ट्रिक्टिंग है। क्लियरिंग हाउस से जनरली कवरिंग वन सिटी एंड और सेटेलाइट टाउन और सबर्ब्स एडजॉइनिंग द सिटी। मतलब ऐसे एक सिटी है तो इसके आसपास वाले सेटेलाइट वाले हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, देन यू हैव रीजनल। रीजनल हमारे पास लोकल में 81 सेंटर्स थे, रीजनल में सिर्फ 9 ही सेंटर्स हैं। ओके, जो रीजनल ईसीएस है वो सारे कोर बैंकिंग एनेबल्ड ब्रांचेस के लिए है, किसी भी स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स में। यूजुअली इट इज कैन बी यूज बाय इंस्टीट्यूशंस डिजायरस ऑफ रीचिंग बेनिफिशरीज विद इन द स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। किसी ग्रुप ऑफ स्टेट में, जैसे जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात ग्रुप ऑफ स्टेट फॉर एग्जाम्पल। ओके, रीजनल में ये हमारा 2008 में ही लॉन्च हुआ है सेंट्रलाइज वर्जन ईसीएस का। ये स्कीम जो है वो कहाँ पे ऑपरेट करी जा रही है, मुंबई। लोकल 81 सेंटर थे, रीजनल 9 सेंटर थे, और जो हमारा नेशनल है वो तो खाली मुंबई में ही है, जो कि सारे कोर बैंकिंग एनेबल ब्रांचेस कवरेज देता है, कहीं पे भी कभी भी पूरी कंट्री में। दिस सिस्टम इज टू टेक एडवांटेज ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन इन बैंक्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब एनएसीएच के बारे में बात कर लेते हैं। एनएसीएच देखेंगे, एनपीसीआई देखेंगे, दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पीपीपी में पढ़कर आए हैं, बट आरबीडब्ल्यू में है तो यहाँ भी पढ़ना। एनएसीएच ईसीएस की जगह आ गया था, कब आया था, 2016 में आया था। एनपीसीआई ने इम्प्लीमेंट किया एनएसीएच सारे बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट वेब बेस्ड सोल्यूशन के लिए, ताकि आप इंटर बैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कर सके जो रेपिटेटिव है, पीरियोडिक नेचर, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी। ठीक है ना, बेनिफिट क्या है, कस्टमर के लिए कोई मैनुअल प्रोसेस है नहीं, इजियर है, ईसीएस से फास्टर है एनएसीएच जो एनपीसीआई लेकर आया है। कोई आपको अपने ड्यू डेट्स की ट्रैक नहीं करना है, जैसे कोई यूटिलिटी बिल है, कोई फोन कार्ड है, इंटरेस्ट है, इट इज ऑटोमेटिकली हैंडेड अगर आपने रजिस्टर करा रखा है। अब बात करते हैं एईपीएस, दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में। थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर बढ़िया रख रही हूँ आपकी, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, कंटेंट काफी सारा है, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ हम बहुत ज्यादा समय लगाना चाहिए, क्योंकि हम पीपीपी में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो इट इज ओनली रेपिटेशन है अपनी, और इजी भी है। बट अगर आपको कहीं पे भी लगता है मैम ये टॉपिक आप मेरे को दोबारा समझा देंगे, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इज बैंक लेड मॉडल, जो कि अलाउ करता है ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहीं पे कहाँ पे, एट पीयूएस, जो पॉइंट ऑफ सेल या माइक्रो एटीएम्स बन रखे हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स द्वारा, और या फिर बैंक मित्रा ऑफ एनी बैंक यूजिंग आधार और ऑथेंटिकेशन। बेसिकली आधार एनेबल्ड इज आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको केवाईसी कंप्लायंट बैंक अकाउंट चाहिए,
ताकि आपका आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है और लेट्स से कोई सरकार से किसी एबीटी या डीबीटी के अंदर आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलने के लिए एलिजिबिलिटी है तो यू कैन ऑटोमेटिकली गेट इट। ठीक है, ऑनलाइन इंटरऑपरेटेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन है, ताकि जहाँ जो लोग इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे उन लोग को भी जो माई क्रेडिट सर्विसेज हैं उसका इस्तेमाल किया जा सके। बस यहाँ पे एजेंडा एक तरीके से फिल्टर लगा रखा है, आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब जो हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज आपको मिल रही है। कैश विड्रॉ कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो। आधार तो आधार पैसे भी भेज सकते हो, मेरे आधार से आपके आधार में मैसेज भेज सकते हो और मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। अभी एक पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल आराम से। ओके, अब बात करते हैं बीबीपीएस की, दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये मल्टीपल मोड है, यहाँ पर इंस्टेंट कंफर्मेशन आ जाता है, या तो एसएमएस से या फिर रिसीट पेंड आ जाता है, वाया रिसीट आ जाती है, मतलब बिल आ जाता है एक तरीके से। इट ऑफर्स माइरेट बिल कलेक्शन कैटेगरी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करनी है, कोई टेलीकॉम पेमेंट करनी है, कोई डीटीएच जो कि केबल है, गैस वाटर बिल एक्सेट्रा। रेपिटेटिव पेमेंट है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, फास्टैग का रिचार्ज करना, और ऑफ इट कैन बी टेकन केयर थ्रू बीबीपीएस। ठीक है, और इसके बाद यूनिट 11 हो गया डन। बस इतना सही था यूनिट 11। यूनिट 11 12 13 इज नॉट अ प्रॉब्लम, 15 16 भी कोई टेंशन नहीं। 14 यूनिट काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो 11 12 13 तो आप ला के चलिए, हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है एनईएफटी सिस्टम का? टू इस्टेब्लिश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टू फैसिलिटेट एन एफिशिएंट, सिक्योर, इकोनॉमिकल, रिलायबल, एक्सपीडियस मतलब फटाफट सिस्टम ऑफ फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग इन बैंक सेक्टर थ्रू आउट इंडिया, टू रिलीव द स्ट्रेस ऑन एग्जिस्टिंग पेपर बेस्ड फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग सिस्टम। एनईएफटी का एजेंडा तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। The characteristics of RTGS are remittances and fund transfer are transmitted through a series of process inputs and travel from customer and beneficiary. Remittances are communicated through structured messaging processes. Settlement of messages made on gross basis. RTGS में होता तो gross basis पे ही है ना? Maintained by the sender bank with a settlement bank. Okay, remittances are credited on dynamic basis and settlement also made मतलब हर एक one on one dynamic basis रहेगा. I think all of it is correct. What do you guys say? Yeah. Next, the advantages of ECS electronic clearing system जो है जब NACH से जो रिप्लेस हो चुका है 2016 से, advantage क्या है? No need for issuing a check to beneficiary. Okay, payment defaults will not happen if there is sufficient balance in the account. Okay, no follow-up needed for beneficiary as payment will be received automatically based on the mandate obtained. Okay, hassle-free for mandate issuer as it saves him time of issuing checks for each payment, या all of the above? Actually, all of the above can be the benefits, या advantages of ECS. Now, EFT means which one of the following? Electronic foreign transfer, electronic financial transfer, electronic fund transfer, electronic fund transfers. COD तो सेम ही है ना, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. इट इज नॉट फाइनेंशियल ट्रांसफर बट फंड ट्रांसफर. यस, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए आंसर सी है. छोटी सी बात है. यस. Now, settlement system in which the processing and final payment of fund transfer instructions takes place continuously is called debit clearing system, credit clearing system, national clearing system, या real time gross settlement. Actually, it is settlement continuous or it is on real time basis happening, RTGS. Okay. Which one of the following statement is correct about India's payment? India is categorized as a leader or strong in more than 50% indicators of benchmark report. That's a correct statement. Please take a note of it. That's a correct statement. Okay. India is
in leadership position in large payment systems and fast payment system. That also is correct. India is weak on certain indicators जैसे कि ATM और POS terminal. That also is correct. All of these are correct statements. Now question number 6 has given you understanding of something that we have not studied already. So this is important for us to remember. Okay. ठीक, मूविंग फॉरवर्ड यूनिट 12। अब बात करते हैं डिजिटाइजेशन के बारे में जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स पे आई है। शुरुआत करते हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे प्लस भी आए हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं, चैलेंजेस भी आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल कर दिया है डिलीवरी सिस्टम, सारे बैंक ब्रांचेस नेटवर्क के थ्रू इंस्टेंट अपडेट्स मिल जा रहे हैं, रैपिड मूवमेंट है, फटाफट स्टॉक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, पैसे मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं रिटेल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती हूँ तो दो आज अलग नहीं करी जा सकती। इंडिविजुअल अकाउंट बोल रहे हैं, यस इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रहेगा। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं फाउंडेशन है रिटेल बैंकिंग का। अगर हम चाह रहे हैं ग्लोबल एक्सेस मिल जाए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कारण है, अनेबलर है, जिसकी वजह से आज कस्टमर डेटाबेस जो है वो रिटेल बैंकिंग स्ट्रक्चर में हमें इतना वास्ट, इतना ह्यूज दिख रहा है। बैंक्स अडॉप्ट कर रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो ताकि वो खाली अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स के साथ ही ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अप टू द मार्क रहे हैं। यस, प्लस जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ रही है, स्टैंड अलोन ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन्स इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन 1980 के बारे में बात कर रही मैं। उससे आज हम ग्रेजुएट हो चुके हैं टोटल ब्रांच ऑटोमेशन एंड रीजनल नेटवर्क हब्स की ओर, क्योंकि हमने 1984 1988 मैकेनाइजेशन कंप्यूटराइजेशन सब के बारे में बात करके आए हैं। जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले ही रहे हैं of single server environment which gave them advantage over other banks, PSBs included. टेक्नोलॉजी जो रिटेल बैंकिंग में आज यूज करी जा रही है वो 3 लेवल, इट हैज लेफ्ट एन इम्प्रिंट इन 3 लेवल्स। प्रोडक्ट पे चेंजेस आए हैं, ठीक है, प्रोसेसेस पे चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, और सर्विस भी बेहतर हुई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या मैं रिटेल बैंकिंग के बारे में बात कर रही हूँ। सेल्फ लर्निंग बैंकिंग सिस्टम हमारे पास आ गया है जो कहीं ना कहीं कस्टमर जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे, चाहे वो FAQs के थ्रू है या चैट बॉट्स के थ्रू है ना, या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, व्लॉग्स अवेलेबल है, ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही हमारे पास देन है। और जो नए कंसेप्ट आ गए हैं जैसे ओपन बैंकिंग है, एम्बेडेड फाइनेंस, थ्रू विच बैंक जो है ऑफर कर रहे हैं अपने ऑफर देयर ओन कस्टमर्स एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। मान लेते हैं कोई इंश्योरेंस है, कोई म्यूचुअल फंड है, तो अपने ही बैंक के कस्टमर्स को आप थर्ड पार्टी सर्विसेज भी दे रहे हो ओपन बैंकिंग के थ्रू। इसके बारे में भी हम पढ़ कर आए PPP मॉड्यूल्स में। यस, अब हमारे पास जो प्रोसेसेस है टेक्नोलॉजी में रिटेल बैंकिंग में वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। बहुत अच्छे से पढ़ा के आई हूँ पीछे, बस एक क्विक सा रिकैप दे रही हूँ। जब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ तो हॉरिजॉन्टल है, जब मैं वो अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो वर्टिकल है। ओके, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल है तो कस्टमर डेटा इंटीग्रेशन तो अवेलेबल है। मतलब बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है हॉरिजॉन्टल है, डेटा है वर्टिकल है। डेटा कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है तो ज्यादा हॉरिजॉन्टल है, और कस्टमर डेटा ज्यादा है और प्रोडक्ट कंपैरेटिवली कम है तो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल है।
समझ में आया ना? पीछे पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, इससे ईजियर वे में पीछे पढ़ कर आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड मेनली टू कैप्चर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन: स्टैटिक इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक एनालिटिक्स एंड अलर्ट्स। इन सब के लिए जो हमने अभी डेटा बात करी है वो बनाया है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपने अकाउंट खोलना है, बेसिक कोई डेटा चाहिए। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं इनकम डिटेल्स बदल गई है, एड्रेस बदल गया है, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिसबर्समेंट टू फाइनल सेटलमेंट इन लोन अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस, डिटेल्स इन लायबिलिटी अकाउंट। इसके लिए हमारे को ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी पैसे आ रहे जा रहे हैं, बेसिकली मोटा मोटा एनालिटिक्स अलर्ट्स में दोनों ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक अलर्ट्स आ जाते हैं, ताकि आप एक्शन ले सकें और ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सके जो आगे फर्दर आपको करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर रहे हैं: स्टैटिक, अपडेटेड, ट्रांजैक्शन एंड अलर्ट्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है। चलिए कस्टमर एनालिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो कस्टमर एनालिटिक्स सोल्यूशन है उसने आज यूनिवर्सल बैंकिंग सोल्यूशन के साथ तालमेल बिठाया है, एक होलिस्टिक कंज्यूमर एनालिटिक्स दे रहा है, मतलब ओवरऑल बेसिकली है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स भी देख पा रहे हो और कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को भी समझ पा रहे हो, मे बी थ्रू पाई चार्ट्स और होलोग्राम्स और हिस्टोग्राम्स, होलोग्राम नहीं हिस्टोग्राम्स, ओके। अगर गुड सीआरएम सिस्टम है हमारे पास, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है हमारे पास, तो आपको कस्टमर एनालिटिक्स परफॉर्म करने में मदद करेगा, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए रिपोर्ट्स भी बना पाओ, बिजनेस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी क्रिएट कर पाओ। इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अंडरस्टैंड दिस गाइस। सारे बैंकिंग एक्टिविटीज जो एक बैंक कर रहा है, ठीक है, उसको आप पिवट कर सकते हो, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, ताकि आप डिसीजंस ले पाओ, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स बोल दो, लोकेशन बोल दो, कस्टमर का प्रोफाइल बोल दो, या किस तरह की क्वेरी आ रही है, बेसिकली डिफरेंट पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आप इसे बिल्ड कर सकते हो। कुछ की मॉडल्स हमको बारे में बात करें तो कैंपेन मैनेजमेंट सपोर्ट करता है आपके बिजनेस की गोल्स को, then designing, planning, testing, monitoring the campaign, analyzing the results साथ साथ चलेंगे। Yeah, let's continue. No. हमने क्या बोला, साथ साथ जाएंगे, डिजाइनिंग, प्लानिंग, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग द कैंपेन, एनालाइजिंग द रिजल्ट, साथ साथ चलेंगे कैंपेन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्रॉस सेल कर सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला डिपार्ट ये इसके साथ ये भी ले सकते हैं, ओके। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लाइफ वैल्यू एनालिसिस, अट्रीशन एंड लॉयल्टी एनालिसिस, कि उन लोग छोड़ के गए हैं, कौन रह रहे हैं, ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालिसिस एंड सर्विस रिक्वेस्ट एनालिसिस, ये सब कुछ साथ जाता है। अब बिजनेस बेनिफिट्स क्या है, हम बात कर रहे हैं कस्टमर एनालिटिक्स से क्या बिजनेस बेनिफिट्स है, ठीक है। इससे एक आपको एक ढांचा मिलेगा, एक फ्रेमवर्क मिलेगा कि कैसे नए लोग अक्वायर कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें रिटेन कर सकते हैं, क्या चीज हमें डेवलप करनी चाहिए, और एक तरीके से एक सोल्यूशन, एक क्या बोल सकते हैं, एक तरीका पता चलेगा, ठीक है, एंड टू एंड एनालिसिस कर पाएंगे कि कस्टमर का रिलेशनशिप सेंटर का रिलेशनशिप साइकिल कैसा रहे। ये कैसे पता चलेगा, जब आप डेटा एनालाइज करेंगे, क्योंकि नंबर्स स्पीक लाइक आई बीन टॉकिंग अबाउट इट, यस। एनहांस कस्टमर वैल्यू, जो एनालिटिक सोल्यूशन है, analytic solution increases the bank's relationship revenue through analytical insights that firstly that effective cross sell and upsell, improved stickiness, लोग हैं देर तक हैं, टारगेटेड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, और उसी के साथ साथ प्रॉफिटेबल repositioning of offerings, because ultimately हमारा एजेंडा, वी आर बिजनेस, वी वांट टू मेक मनी, यस। अब इसी के साथ साथ इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग सपोर्ट ले पाते हो आप, जब आप बेनिफिट्स बात कर रहे हो तो आप डिसीजंस अच्छे से ले पाते हो, क्योंकि अब यहाँ पर आप जस्ट कोई थंब रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, हिट एंड ट्रायल नहीं चल रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर सीआरएम कैपेबिलिटीज को एनालाइज कर रहे हो, वो भी बेस्ट क्लास। तो आप कस्टमर की लाइफ साइकिल समझ पा रहे हो, कस्टमर को चाहिए क्या वो समझ पा रहे हो,
एंड अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को इंटेलिजेंट बनाते हुए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हो, वेल एडवाइज एंड ऑल्सो विद इन टाइम। ओके, इसके अलावा रिड्यूस टाइम टू मार्केट। जो सोल्यूशन आज हमारे पास है, प्रीडिफाइंड डेटा मैपिंग को केटर करते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द डेटा। Okay, extracting programs and data aggression, you're able to draw inputs as well as outputs automated processes के थ्रू, इसकी वजह से समय अब कम लगने लगा है। ओके, और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी कम हो जाती है। कस्टमर सोल्यूशन से कंपल्सरी हो गया, मैंडेट हो गया है मिनिमल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, चाहे रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के बारे में बात करो, क्या चीज इलेक्ट्रॉनिकली हो, यू डू नॉट नीड अ ब्रिक एंड मॉडल मॉडल, ना आपको दुकान चाहिए, ना शोरूम चाहिए, ना आपको फिजिकली एसी चाहिए, इतना तो स्टाफ भी नहीं चाहिए। यस, let's talk about IDRBT, that is Institute for Development and Research in Banking Technology। ये बनाया गया था 1994 में। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन लेकर आया था? RBI लेकर आई थी। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसकी चेयरमैनशिप में आया था? श्री WS सराफ की चेयरमैनशिप में आया था, जो उस समय हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरबीआई ने अप्रूव करी है दिस रिकमेंडेशन एंड एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट विद अ ब्रीफ टू स्पीयरहेड टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंगली IDRBT बोले तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये आया 1900। वैसे तो कमिटी बन गई थी 1994 में, बट एक्चुअली में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम March 6, 1996। ये डेटा हमें लर्न करना है। डेटा इज टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, बहुत क्वेश्चन नहीं बनते डेटा बेस्ड, पर जो बनते हैं या बन सकते हैं, और ये डिफिकल्ट नहीं है याद करने, मार्च तो हम कभी भूलेंगे भी नहीं, तो we should spend some time there. Now, foundations and initiatives, 1994 में बना था अपन का ये IDRBT। ओके, या with a goal to advance information technology finance में, स्पेसिफिकली बैंकिंग में। ओके, लॉन्च्ड की सर्विसेज, चाहे वो इन्फीनेट हो, SFMO, NFS हो, नेशनल फिनेंशियल स्विच हो, चाहे IBCC हो। इससे बैंकिंग कन्वीनियंस बढ़ा, अंडरपिन IT इम्प्लीमेंटेशन हो। Also, it facilitated the evolution of electronic payment system। IDRBT से ही आज हम जहाँ पहुंचे हैं पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज यस द इंसेप्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जो इंस्टीट्यूट है ओवर द इयर्स कंसेप्चुलाइज किया, डिजाइन किया, लॉन्च किया टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स, क्या है वो? ये रहे, these are the one that we talked about in one of the pointers here, this one। Okay, what is this? It is Indian Financial Network, that is Infinet। SFMS बोले तो Structured Financial Messaging System, NFS is National Financial Switch, and IBCC is Indian Banking Community Cloud। I highly recommend you to learn the full forms। ठीक है, फर्दर आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमिटी, जो किसने हेड करी? डॉक्टर सी रंगराजन, हु इज आल्सो द फॉर्मर गवर्नर आरबीआई, ताकि इवैल्यूएट किए जा सके एक्टिविटीज IDRBT की, और रिडिफाइन किए जा सके क्या रोल्स हैं, कैसे फ्यूचर में काम करना चाहिए। अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट IDRBT प्रमोटेड अ न्यू कंपनी, उस कंपनी का नाम था कंपनी नेम द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज, इसको हम IFTAS बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जो डायरेक्टर आईडीआरबीटी के थे, वो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी सर्विसेज। तो आईडीआरबीटी के चेयरमैन ही डायरेक्टर ही यहाँ के चेयरमैन थे। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है ना। इन्फिनेट के बारे में बात करते हैं। जो कम्युनिकेशन बैकबोन है, इन्फिनेट इज कंसिडर एज द कम्युनिकेशन बैकबोन इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की। द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इज a membership only closed user group network that comprises the RBI, member banks और financial institution। ये लोग ही हैं, ये सिर्फ एक क्लोज ग्रुप है आई इन्फिनेट। ठीक है, as a network platform for NPS, mostly catering to interbank application, NEFT, RTGS, Infinite is also used by member banks to access RBI eKuber, CCIL system and other RBI mandate system। तो NEFT, RTGS तो ठीक है, बट इन्फिनेट और कहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, RBI eKuber में इस्तेमाल कर रहे हैं, CCIL सिस्टम में, और बाकी जो भी मैंडेटरी सिस्टम RBI के वहाँ पे भी ये NPS, नेशनल पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। बस को एक बार पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें यहाँ पे समय नहीं बिताना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। बेनिफिट्स क्या है हमारे पास इन्फिनेट के? ज्योग्राफिकल इंडिपेंडेंस मिल जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन आप ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। एनहांस रीच है, ज्यादा वॉल्यूम, कम खर्चे में आप और कर पा रहे हो, तभी तो एफिशिएंसी पे हम फोकस कर रहे हैं। सिक्योरिटी बेटर हो गया, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम से इस WS सराफ कमेटी ने कोशिश करी थी उस समय से ऑफ कोर्स एवोल्यूशन तो हुआ है। रिस्क मिटिगेशन कर पाए मिनिमल पेमेंट रिस्क के साथ। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि हाउस कीपिंग टास्क कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन होगी जब हमारे पास इन्फिनेट आया। इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा, एजुकेटेड डिसीजन ले पाएगा, जिसकी वजह से जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पहले तो वो स्मूथर हो गया, और उसके बाद यू हैव बैकिंग, व्हाई डिड यू टेक दैट डिसीजन। ठीक है, प्लस कस्टमर इज द किंग, बीइंग कस्टमर फोकस, इन्फिनेट हैज बीन ग्रोइंग एंड हेल्पिंग बैंक्स ऑपरेट इन अ बेटर एंड एफिशिएंट मैनर ना। अब जो हमने IFTS बनाया था पीछे, क्या बनाया था ना, ये इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलिट सर्विस बनाया था। जो डायरेक्टर IDRBT के थे वही यहाँ के चेयरमैन बने थे फर्स्ट। उसने क्या क्या टेक ओवर कर लिया? इन्फिनेट ले लिया, SFMS ले लिया, दैट इज स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ले लिया, और IBCC भी ले लिया, दैट इज इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, IDRBT से ले लिया, NFS नहीं लिया। फॉर फॉर कब ले लिया? 1 अप्रैल 2016 को। और फिर IFTS जो एलिट सर्विसेज वाला फाइनेंशियल था इंस्टीट्यूट, ये RBI ने ले लिया। तो दैट इज व्हाई वी नॉट हियर अबाउट इट मच नाउ। अब कंटेंट में पढ़ रहे हैं, बट 2019 में इसने ले लिया। तो इन्फिनेट, SFMS और IBCC RBI के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, let's talk about NFS। NFS में 37 मेंबर्स हैं, जिससे 50,000 ATMs का कनेक्ट हो रहे हैं। किसके? अब IDRBT से NPCI ने ले लिया था NFS। ये डेटा हम पढ़ के आए हैं, कंटेंट हम पढ़ कर आए हैं कहाँ? PPP में। डेटा इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दीज 4 आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। फ्रॉम हियर यू कैन एंड यू मस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। ये कब ले ले? 2009 में। ठीक है, ओवर द स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स NFS जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, ATM नेटवर्क बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है और मल्टीलैटरल ATM नेटवर्क पे काम कर रहा है। आज हमारे पास 2022 में there were 121 members that include 112 direct member banks, 10537 members, 43 RRBs, 4 white label ATMs using NFS network connecting 2.58 lakh ATMs। I suggest you to read this data just 2-3 times। रट्टा नहीं लगाना, 2 से 3 बार इस डेटा को पढ़ लेना है बस। ठीक है, और क्या मैं इस तरह के साथ MCQs तो कर ही रहे हैं इन पर बेस्ड। मूविंग फॉरवर्ड, सर्विसेज जो NFS हमको प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटेट करता है ATM ट्रांजैक्शन। सारे मेंबर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर, इसमें इंक्लूड होता है ट्रांजैक्शन एट ATM,
ऑफ मेंबर्स जो मेंबर बैंक है सेटलमेंट करता है और एनपीसीआई करता है। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक ट्रांजैक्शन जैसे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज, मिनी स्टेटमेंट, एनएफएस वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है कहाँ, एटीएम्स पर। ठीक है, अब डिजिटल लैंडिंग के बारे में बात करते हैं। आज हमारे पास प्रोसेस है वेब के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जहां हम क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर एवेल्युएट कर लेते हैं कस्टमर का और ऑनलाइन ही लोन प्रोसेस हो जाए। जो इंटायर प्रोसेस है क्रेडिट का, इसमें कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्रेडिट क्या है, रिस्क की असेसमेंट क्या है, पैसे दे देना, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो जा रहा है विद इन शॉर्टेस्ट अमाउंट पॉसिबल। ठीक है, तो आरबीआई has find up a new regulatory framework provided notification dated on 10th of August 2022 titled recommendation of world group on digital lending implementation। अब यहाँ से आपसे डेटाबेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी जस्ट अभी के अभी एक 30 सेकेंड्स दो अपने आप को एंड रीड दिस, इम्पॉर्टेंट इट इज। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मैं सजेस्ट कर रही हूँ इसको हाईली अभी पढ़ने के लिए। इसका एजेंडा क्या है, जो हमने ये रिकमेंडेशन बना, नोटिफिकेशन आया हमारे पास, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि जो पैसे दे रहे हो, लेंडिंग हो रही है, कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय एंटिटीज जो या तो आरबीआई से रेगुलेटेड है या फिर वो एंटिटी जो किसी लॉ के अंतर्गत आरबीआई ने ही परमिट करा है। ऐसे मान लेते हैं पेटीएम भी लोन दे रहा है तो इट हैज टू बी गवर्न थ्रू आरबीआई, इट कैन नॉट बी एनीवन एंड एवरीवन लेंडिंग मनी। ठीक है, चलिए, जो यूनिवर्स ऑफ डिजिटल लेंडर्स तीन तरीकों में बांटा गया है, तीन ग्रुप्स में बांट दिया गया है हमने लेंडर्स को। जो आरबीआई से रेगुलेटेड है, लेंडिंग बिजनेस कर सकती हैं, जो लेंडिंग बिजनेस कर सकती है किसी लॉ के अंदर, किसी स्टैचूट के अंदर, बट आरबीआई से नहीं, या फिर जो एंटिटीज आउट किसी स्टैचुटरी रेगुलेटरी प्रोविजन के आउटसाइड है। ये तीन परव्यू में हमारे पास बट गया। कौन है, तो आरबीआई के अंदर जो लेंडिंग कर ही सकते हैं वो जो आरबीआई से नहीं बल्कि किसी और रेगुलेशन या स्टैचूट से, या और उसके अलावा कोई एंटिटीज जो किसी और स्टैचूट और प्रोविजन से तो नहीं है बट है एंटिटीज जो लेंड कर रहे हैं। बस तीन यूनिवर्स में हमारे जो पूरे ग्रुप्स है ऐसे जो लेंड कर सकते हैं उन्हें हमने बांट दिया है। ठीक है, इसी के साथ यूनिट 12 हुआ डन। अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं, 13 करेंगे। 13 के बाद विल टेक अ पॉज, 14 15 16 विल डू इट इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए। हॉरिजॉन्टली प्रोसेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर्ड एज horizontally organized where individual process platform one product, okay, vertically organized where functional all products, okay, predominantly some modularization within a product oriented feedback, या फिर predominantly vertically organized model हाइब्रिड है जो ऑफर करता है सारी इंफॉर्मेशन। ये सारे ही सही है, या ये सारे ही सही है guys, it is all that is correct. Okay, so this is an important question. ठीक है, मॉडल के बारे में डिटेल बैंकिंग में हम बात करें। सिर्फ एक प्रोडक्ट है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है सारे प्रोडक्ट्स, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल है, कुछ मॉड्यूलराइजेशन है फीडबैक्स के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के फीडबैक के अकॉर्डिंग। वर्टिकली में हाइब्रिड मॉडल है that offers common information for most of the related services, not all but most of them. Okay, next. The technology model adopted by banks are fully outsourced, partially outsourced, in-house, any one of them, all of it is correct. पढ़ा है हमने पहले ये डेटा। ठीक है, क्वेश्चन चाहे हमने इस चैप्टर में कंटेंट नहीं देखा बट हम पहले पढ़ लिए है, आई थिंक समवेयर इन बिटवीन 5-6 ईयर्स हमने पढ़ा है। AB Bank has collected data with respect to the needs of its customers. It developed a product based on information collected. What type of information has the bank collected and analyzed? Strategic, tactical, sorry, tacit, tactical, okay, it is tactical only. Strategic, tactical, operational, managerial. क्या किया इन्होंने, डेटा कलेक्ट किया कि कस्टमर को चाहिए क्या, एक प्रोडक्ट बनाया, जो इंफॉर्मेशन बनाई उससे। ये स्ट्रैटेजिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ऑपरेशनल इज रिलेटेड टू वर्क, काम कैसे करना है। मैनेजरियल इज हाउ टू मैनेज थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग, इंसेपरेबल है।
कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हमने पढ़ाए थे जब चैप्टर चालू हुआ था कि इनसेपरेबल है। ओके, IFTAS हैज बीन एक्वायर्ड बाय RBI। RBI ने ले लिया इसको, खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। ओके, चलिए चलते हैं यूनिट 13 की ओर। सिंपल सा यूनिट है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि AI पे फोकस है। कैसे AI और टेक्नोलॉजी आज रिटेल बैंकिंग पे काम कर रही है उसके बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी सबसम करता है द एक्टिविटीज ऑफ यूजिंग एडवांस कंप्यूटर एल्गोरिदम। इसको हम डेटा माइनिंग भी कहते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एजेंडा मतलब कर क्या रहा है, बैंक को हेल्प कर रहा है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स जो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स है उसके लिए सोल्यूशन निकाल रहा है। जैसे कि कस्टमर को कैसे तोड़ना है, विभाजित विभाजित करना है सेगमेंटेशन में, कस्टमर की स्कोरिंग क्या है, टारगेट मार्केटिंग क्या है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे क्रॉस सेल करना है, कैसे एक प्रोडक्ट तो बेच दिया वैसे अपसेल कैसे करना है, कस्टमर को रिटेन कैसे करना है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं बैंकिंग टेक्नोलॉजी डेटा को माइन करके ही कर रही है। जो इतना बड़ा डेटा हमारे पास रखा है उसको उस खदान में से एक्सट्रैक्ट कर रही है वो डेटा, ताकि डिसीजन अकॉर्डिंगली बेटर लिए जा सके फॉर efficiently working of the bank or the institute, financial institution. Okay. अब बैंकिंग टेक्नोलॉजी की क्या डायमेंशन है? डायमेंशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं। कितनी दोस्तों? 3। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। हाउ मेनी? 3 इट इज। ओके, सबसे पहले द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हार्डवेयर। जो सिस्टम जैसे मान लेते हैं दिस इज हार्डवेयर समथिंग, मैं बिल्कुल टच राइट, जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, जिससे आप सर्विसेज दे रहे हो अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए। यस, एन एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर कंस्टिट्यूट वन डायमेंशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर नेटवर्क है का इस्तेमाल कर रहे हो, सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, चाहे एटीएम्स के थ्रू कर रहे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, चाहे टेली बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब कुछ इस एप्रोप्रिएट हार्डवेयर वाले डायमेंशन में कवर हो जा रहा है। जहां में दिख रहा है इसको हम टच बेस कर पा रहे हैं, कंप्यूटर इज हार्डवेयर राइट, उसी तरीके से। फिर हमारे पास है एडवांस कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम, हार्डवेयर डन। सेकंड अपन के पास जो डायमेंशन है वो है एल्गोरिदम। ठीक है, जैसे मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हमने पीछे बात की वो सब सॉल्व हो पाएगा। ओके, इससे क्या होगा? फेस बाय द बैंक टू रीप प्रॉफिट एंड आउट परफॉर्म देयर कॉम्पिटिटर्स, बाकी लोगों से कैसे बेटर कर सकते हैं। और ये सारे सेगमेंट्स जो हमने पीछे भी बात की मार्केट रिलेटेड प्रॉब्लम, उनके उनसे रिलेटेड एडवांस कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम बनाए जा सके। ये यूज कर रहे हैं बेसिकली एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास एल्गोरिदम है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसे कैसे सॉल्व किया जा सके। खाली पैसे नहीं कमाने, प्रॉफिट तो कमाना है, बट बाकी लोगों से कैसे बेटर चढ़ना है, ये सेकंड डायमेंशन है। थर्ड इज रिस्क, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे हो, तो वहां पे भी रिस्क है। तो 3 डायमेंशन क्या है? हार्डवेयर है, कंप्यूटर वाले एल्गोरिदम है, ठीक है, और रिस्क है। ओके, कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम है और रिस्क है। इसलिए क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट of all kinds of risks that banks face constitute third important dimension of banking technology। थर्ड हमने बोल दिया, 3 डायमेंशन के हमने बात कर ली है। रिलेशनशिप बैंकिंग और टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग इज कन्वीनियंट टूल, यस, ताकि आप एटलीस्ट जो मोनोटोनस या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस ऑटोमेट किया जा सकता है वो कर दिया जाए, ताकि जो आज हम इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज्ड है, ताकि कस्टमर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके बेटर, फास्टर, चीपर मोड्स के साथ। ठीक है ना। अब कैसे इवॉल्व हुई है टेक्नोलॉजी? 1950 में हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डाइनर क्लब्स इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड्स, रिड्यूसिंग कैश रिलायंस। अब तो आज तो हम कैशलेस या कैश लाइट इकोनॉमी की ओर मूव कर रहे हैं। 1960 में एटीएम और कंप्यूटर्स आए, जहाँ 24/7 कंप्यूटर्स, स्ट्रीमलाइन बैंकिंग हमें मिलने लगी। 1980 में ऑनलाइन बैंकिंग की ओर चल गए, खर्चा कम, सर्विस इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं। 2000 में हमारे पास मोबाइल बैंकिंग आया।
फिनेंस मैनेजमेंट विद मोबाइल बैंकिंग स्मार्टफोन ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया 2010 में। आज हमारे पास एनहांस सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट, ईएमवी चिप्स, मोबाइल पेमेंट एप्स, ये सब इम्प्रूव सिक्योरिटी, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्नैपशॉट देखा जाए, 1866 1866 फर्स्ट ट्रांसलैंटिक केबल सक्सेसफुली बनी थी किसके बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंदन। अभी डेटा आपको लर्न करना है। नाउ दिस इज डेटा, आई नॉट से क्यों रीड करने से काम चल जाएगा, कि आपको डेटा लर्न करना है। आपको 15-20 मिनट, तो खैर मैंने ज्यादा बोल दिया, 8-10 मिनट देने पड़ेंगे इस टॉपिक। ओके, जैसे एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर मिला हमारे को फॉर द पीरियड ऑफ इंटेंस फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, फिनटेक वर्जन 1.0। फिर 1918 में फेडवायर आया, फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर था टेलीग्राफ या मोर्स कोड का इस्तेमाल करते हुए। फिर 1950 में डायनर्स क्लब एंड एमएक्स कार्ड, जो पीछे मैंने आपको दिखाया। 1967 में दो financial services were strongly connected with technology. Financial services remained mostly analog, मतलब सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हो पहले, एटीएम्स, and the codes until the first ATM machine by Barclays were introduced. हमने कहा है 1960 में ATMs आए थे, 1967 to be precise। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1967 में ही स्टॉक एक्सचेंज और स्विफ्ट आ गया। स्विफ्ट वाज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसके बारे में हम भी बात करके आए हैं। 2008 में फिनटेक 3.0, फिनटेक 1.0 लंदन न्यूयॉर्क वाला 1866 पे अंग्रेजों के जमाने में ही आ चुका था। ठीक है, फिनटेक 3.0 आया, इसके वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस erupted across the globe। yes, as a result of financial crisis, नहीं इसकी वजह से नहीं हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हुआ था ये, इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस के समय हुआ था ये। ठीक है, या उसकी वजह से हुआ था। फिनटेक की वजह से, फिनटेक 3.0 की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फिनटेक 3.0 का जन्म हो गया। एक तरीके से ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज पीपल स्टार्ट डिस्ट्रस्टिंग। ओके, जब लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे उसको। 2009 में बिटकॉइन आ गया, क्रिप्टो करेंसीज आ गई, गूगल और एप्पल ने पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया 2009। या फिनटेक अगर इंडिया में बात करा जाए तो हाईएस्ट फिनटेक अडॉप्शन रेट ग्लोबली है, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। और यहाँ से एमसीक्यूज आराम से पूछे जा सकते हैं, मैं कह रही हूँ इजी भी है। ठीक है, इट इज इजी ऑल्सो। Okay, of the 2,100 plus fintech companies existing in India today, over 67% has been set up in last 5 years। अच्छा डेटा। 2100 प्लस फिनटेक कंपनी जो इंडिया में बनी है, 2020 का आंकड़ा बता रहे हैं। 17% फिनटेक जो डिजिटल पेमेंट्स में है, 17% ऑफ देम आर इनटू लेंडिंग, 14% वेल्थ में है, मेकिंग इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट फिनटेक हब आफ्टर यूएसए। सबसे नंबर 1 पे यूएसए फिनटेक। फिनटेक्स आर सेट टू ग्रो from 66 billion in 2019 to 133 billion in 2023. As the country with second largest base of internet users, इंडिया ने फिनटेक को वर्ल्ड के साथ क्विकली अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा डेटा है, यहाँ से मैं कहती हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिलीवरी चैनल जो फिनटेक पे हमारे को इंटरनेशनल बैंकिंग में दिख रहे हैं वो है इन एआई, बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, आरपीए दैट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट। ओके, जो कन्वीनियंस है ऑनलाइन बैंकिंग का 1980 से चालू हुआ है ना, जब हमारे पास टर्म ऑनलाइन अंडरवे थी, आज तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। Yes, which refer to the use of terminal keyboards and TV to access the banking system using online gain popularity. Give me a moment. Okay. अगर मैं बैंकिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में बात करूं तो बैंकिंग हैज in India, banking as an institution originated in late 18th century। कौन सी सेंचुरी में आया था जी? 18वीं सदी में आया था। ओके, एंड प्राइमरली
ब्रिटिशर्स की नीड को केटर करते थे उस समय। इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइजेशन हुआ। मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं 1959 में, 69 में, 1969 में, एंड वाज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। जो अनबैंक पॉपुलेशन थी वहां पहुंच कर आज तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें भी कर रहे हैं। अब जो इस्टेब्लिशमेंट हुई कंप्यूटराइज इंटरकनेक्टिविटी की, अलग अलग ब्रांचेस में MICR बेस्ड चेक आ गए, मॉडर्नाइजेशन हो गई पेमेंट सर्विसेज में। आज हम ECS के थ्रू, RTGS के थ्रू, NEFT के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में माइलस्टोन्स है, लैंडमार्क्स है हमारे बैंकिंग टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में। अगर मैं फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बेसिकली मशीन को उतना स्मार्ट बना रहे हैं जैसे इंसान का दिमाग सोच सकता है। इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन। जो कंप्यूटर का सिस्टम रोबस्ट डेटाबेस को तालमेल बिठा रहा है, साथ में इंटीग्रेट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ताकि जो बैंकिंग स्पेस में प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन निकाले जा सके। ठीक है जी। अब फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास कस्टमर को आप ज्यादा बेटर इस्तेमाल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अगर आप फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन कर दे रहे हो। यस, आप प्रोस्पेक्टिंग, सोर्सिंग, अंडरराइटिंग, ऑनबोर्डिंग ऑफ द कस्टमर, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, LC हो, BG हो, इतनी सारी बातें हम PPP में करी हैं और अभी तक भी हम यूनिट 11 तक 12 तक काफी बातें करके आ चुके हैं RBWM में भी। तो कस्टमर को आप बेटर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटर सोर्स फॉर बिजनेस है, cash flows, business model, structure, managing global value chains, customer demand, and better manage risk involves international trade. Again, fintech and AI is what it hails to. AI के पास पोटेंशियल है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस को, एनालाइजिंग द इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी ऑफ इकोनॉमिक पार्टनर अंडर डिफरेंट अजम्पशन कि किस कंट्री के साथ बेसिकली ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी ट्रैजेक्टरी को समझते हैं। ओके, कस्टमर की नीड समझ पाओ कि क्या आना है, क्या जाना है, किस वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हो रही है। जो ओवरसीज पार्टीज हैं, काउंटर पार्टीज हैं, जैसे बेनिफिशियरी है वहां और आप ट्रांजैक्शन देने वाले हो, तो कौन से पीरियड में पेमेंट हो रही है। या मान लेते हैं हमने पैसे कलेक्ट करने हैं, यू आर द एक्सपोर्टर, पैसे आएंगे ना। बिजनेस इंटेलिजेंस ऑफ क्लाइंट्स vis-a-vis processing ability, recovering analysis, अंडरस्टैंडिंग द मेच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ रिसीवेबल्स। अगर आप एक्सपोर्टर हो, पैसे दे सामान दिया तो पैसे मिलने वाले हैं आपको। क्रेडिट स्कोरिंग, इसमें फिनटेक और AI का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक एजुकेटेड डिसीजन ले पाता है लेंडर के पैसे देने हैं या नहीं देने, और देने हैं तो कितने देने हैं और कितने ब्याज दर पे देने हैं। फ्रॉड डिटेक्शन ईजी हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे थ्रेश होल्ड लिमिट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो एज व्हाट इज इम्प्लीमेंटेड टू अस बाय द रेगुलेटर्स। ओके, अब AI का बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट है? मशीन लर्निंग फॉर डेटा मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्ट कर पाते हो, ब्लॉकचेन पेमेंट है, डिजिटलाइजेशन और सेल्फ सर्विसेज आ गया है, कस्टमर को सपोर्ट मिल रहा है, पर्सनलाइज्ड, टेलर मेड, एज पर द रिक्वायरमेंट, कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज आप दे पा रहे हो। स्मार्ट वॉलेट्स हैं, अंडरराइटिंग अवेलेबल है, वॉइस असिस्टिंग बैंकिंग है, डेटा ड्रिवन लेंडिंग डिसीजंस भी हैं। ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस दैट वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ AI इन बैंकिंग। ओके, ऑटोमेशन और AI के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है? ऑटोमेशन फोकस कर रहा है स्पेसिफिक टास्क पे, जबकि AI ओवरऑल ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज को मशीन में डालने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं ऑटोमेशन में मिनिमाइज्ड है। और जब मैं AI बोल रही हूँ तो इंसान जैसे सोचना ही सिखा दे रहा है मशीन को। कॉम्प्लेक्सिटी प्राइमरीली प्री डिफाइंड टास्क रहता है, कोई इसमें लर्निंग या फिर कॉग्निटिव एबिलिटी जैसी नहीं है, जबकि AI लर्न, अडेप्ट, इम्प्रूव कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंटेलिजेंस जनरली लैक्स द एबिलिटी टू लर्न, इसलिए प्री डिफाइंड रूल्स पे ही काम करता है, जबकि AI मशीन लर्निंग इनकॉर्पोरेटेड है, बाकी टेक्निक्स भी है, इसमें लर्निंग भी है, डेटा भी और आपके एक्सपीरियंसेस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर हो पाते हैं। एप्लीकेशन रेंज,
suitable for tasks that are programmed with predefined rules, automation, जबकि complex task के लिए जहाँ पे चीज़ों को समझना है, रीजनिंग की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है, वहाँ एआई का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सेज, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेशन. बट जब मैं एआई बोल रही हूँ तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एनएलपी, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ऑल ऑफ दीज आर एआई. अब क्या चैलेंजेस हमें इंडिया में फेस करने पड़ रहे हैं जो एआई डेवलप हो रहा है उसके साथ. अगर प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करूँ तो वो डोमिनेट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एआई में बिकॉज क्या पैसे ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, पेपर वर्क कम है, रेड टैपिज्म कम है, यस बीच में इंटरमीडियरीज कम है, डिसीजन मेकिंग फास्टर, फॉर सो मेनी अदर रीजंस एआई एप्लीकेशन प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन है. Okay, requiring government attention and regulation too. Public and private funding, learning from successful AI development models in countries like US and China for funding and research. We are yet dependent on them. क्या challenges हैं जो इंडिया फेस कर रही है, ये हमने स्टार्ट करा था. आगे बढ़ते हैं. रैपिडली चेंजिंग स्किल सेट्स. अब जो हम एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशनल सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, वो आउटडेट हो गया है एज पर द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैपनिंग. अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स तो है ही, क्योंकि ऑटोमेशन और एआई आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि भैया इंसान का काम तो मशीन ही करने लगी, फिर क्या होगा. Yes, so let's take some questions from here and we'll do unit 14, 15, 16 in the next session, and this is how we'll be able to complete module B. Module C और module D में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक एक सेशन में हम module C D करेंगे. जैसे हमने A भी किया था एक ही सेशन में, B बड़ा है रहा है इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया है. From functional perspective, banking technology has mainly 5 dimensions, 4 dimensions, 3 dimensions, 2 dimensions. It has 3 dimensions. कौन कौन सी 3 dimension के बारे में बात करी हमने रिस्क के बारे में बात करी, हमने हार्डवेयर के बारे में बात करी, और हमने जो सिस्टम के अंदर ऑटोमाइजेशन, एग्जैक्ट वर्ड क्या था, तो ये हमने बात करी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले. एल्गोरिदम, कंप्यूटर सिस्टम में एल्गोरिदम के बारे में बात करी है ना. Automation, algorithm. Okay, these are the 3. Now next, banking technology is a discipline which deals with finance and risk management, information technology and communication technology, computer science and marketing science. ये सारे ही banking technology में सारे ही आ जा रहे हैं. Okay, towards the evolution of banking technology, the first most notable technological advancement in financial industry was advent of डिनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड 1950 में. ठीक है, 1950. वैसे तो मैं 1866 से अपने स्नैपशॉट लेना शुरू किया था. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द यूज ऑफ एआई इन रिटेल बैंकिंग? पासबुक अपडेशन कियोस्क, चैटबॉट, कैश डिपॉजिट मशीन, या टेलर काउंटर बीइंग मैनेज बाय एम्प्लॉय. अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो एआई तो नहीं है, एम्प्लॉय कर रहा है मैं तो ये नहीं है, और यही आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. वैसे मैं कंटेंट तो 16th यूनिट तक लेकर आई थी, बट अगेन कंसिडरिंग द लेंथ एंड द टाइप ऑफ कंटेंट दैट वी आर अबाउट टू स्टडी, हम यहाँ पर लेते हैं पॉज. नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में यूनिट 14, 15, 16 करूंगी, मॉड्यूल सी, डी एंड ई को भी फोकस करेंगे. ठीक है, चलिए तब तक के लिए दोस्तों आपसे लेते हैं अलविदा. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. लेट मी जस्ट क्विकली शो इट टू यू. देख रहे हैं कि लगभग 90 स्लाइड्स हैं यूनिट 14 की अपने आप में, है ना. तो 14, 15, 16 हम नेक्स्ट सेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर द रीजंस दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. Let's do one thing. यहाँ पे देखते हैं. यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, नहीं दिख रहा है? हाँ, यस. स्कैन करके सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कंटेंट एक्सेस कर पाए पोस्ट द सेशन, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी इफ सो रिक्वायर्ड. ओके, चलिए दोस्तों लेते हैं आपसे अलविदा. थैंक यू सो मच. I'll see you in the next session.
Till then, keep learning, okay? Bye bye. Have a great evening and a beautiful day ahead.